हाय बच्चों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में बताएंगे। बहुपद में क्या है, तो इसमें आपको बच्चों पहले तो हम बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद की परिभाषा आप जानते होंगे, 9th में भी पढ़ी होगी। बहुपद तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक तथा पूर्णांक हो तथा केवल एक ही पक्ष हो, केवल एक ही पक्ष हो, पक्ष मतलब साइड, बहुपद कहलाता है ये बच्चों। तो बहुपद कहलाता है। शर्त यह है कि बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो और एक ही पक्ष हो। जिसे हम एग्जाम्पल कुछ देते हैं, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल दिया है कि 3x² + 4x + 5, तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही साइड है और घात आपकी चर x में बहुपद है जिसमें चर x की घात यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है। तो 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक है। घातों को देखते हैं, घात अगर पूर्णांक और धनात्मक है तो बहुपद होगा, अगर घात माइनस में आ जाती तो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा घात आपकी पूर्णांक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आपका बहुपद है, बहुपद है। लेकिन यहीं पे अगर हम लिख दें 3x³ - 4x⁻² + 3x² 3x कर देते +5, ये बहुपद है कि नहीं? तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ से माइनस से कोई फर्क नहीं होता है, यहाँ माइनस हो या प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं। केवल पावर देखते हैं, पावर आपकी जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर पावर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर पावर माइनस में आ गई, ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, बहुपद नहीं है। इसके अलावा अगर आता है 3x³ + 4x⁻3/2, अब ये +x-1, ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x घात पूर्णांक नहीं है। 3/2 लिखा, 3/2 आपका 1.5 होता है, तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या नहीं है। पावर आपकी पूरा अंक होना चाहिए, पावर में अगर पूरा अंक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बहुपद को जानना अति आवश्यक है कि बहुपद कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं है। इसके अलावा अगर हम लिखते हैं 3x⁴ + 8x⁴y² + 3x-7, तो ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? यहाँ पे x⁴ है, पूर्णांक है, यहाँ पे x⁴/2 है। 2 से हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 घात आ जाएगी, 2 घात आई तो पूर्णांक हो जाएगी। यहाँ x⁴ है, यहाँ पद है, तो आपका ये बहुपद होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न में तो है लेकिन घात कट जाएगी पूरी पूरी, तो यहाँ बहुपद आपका होगा। तो बहुपद आपने समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम लिखते हैं 5x³ - 3√x + 1। यहाँ पे रूट लगा है तो रूट का मतलब x लगा है, तो रूट x का मतलब x⁻1/2 हो जाएगी। आपको हमने कहीं में बताया था कि अगर कहीं पे अंडर रूट लिखा है, रूट में कहीं x लिखा है तो यहाँ पर कड़ी घात 2 मानते हैं और इसको बाहर निकालते हैं, x⁻1/2 हो जाती है। अगर यहाँ पर रूट में x लिखा है, यहाँ पर घात 3 लिखी तो x⁻1/3 हो जाती है। बता चुके आपको, अगर यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा तो x⁻1/4 हो जाती है। कहने का मतलब है कि रूट में अगर x है इसकी घात आपकी पूर्णांक नहीं होगी, 1/2 घात आई तो वो पूर्णांक नहीं है, और घात पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। पूर्णांक घात होना अनिवार्य है, घात धनात्मक, और आपको परिभाषा नहीं लिखा है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक होना चाहिए, प्लस की होना चाहिए और पूर्णांक में हो तो ही बहुपद होगा। और उसमें केवल एक ही पक्ष होता है, यानी लेफ्ट होता है, राइट नहीं होता है, दाया बाया दोनों पक्ष नहीं होते, केवल दाया ही पक्ष या बाया पक्ष एक पक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक पक्ष लेफ्ट हैंड होगा, राइट नहीं होगा, एक ही पक्ष होना चाहिए, घात धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं। तो बच्चों आते हैं, देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद आपका जैसे है, एक तो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद।
ऐसा बहुपद जिसकी केवल एक घात हो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसकी केवल एक घात हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे आपका 2x + 5, 3x - 7, 8x - 3, केवल हम यहाँ पे x लिख दें तो भी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, x लिखा केवल बहुपद हो जाएगा। ये आज बहुपद है, ये सभी रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हुआ? द्विघात बहुपद होता है जिसमें दो घात हो। द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद कहलाएगा 2x² + 5x + 7, ये द्विघात बहुपद है। 3x² + 5x - 6, ये द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ पे चर की घात अधिकतम 2 है इसलिए रैखिक बहुपद होगा। ठीक, इसी प्रकार से त्रिघात होगा जिसमें 3 घातें हो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जिसमें अधिकतम 4 घात हो चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों समझ सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि बहुपद में पद किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे ये बहुपद है तो ये त्रिपदी है, 1 2 3 पद है, त्रिपदी बहुपद हो गया। ये भी त्रिपदी बहुपद, 3 पद है। अगर आपको पूछा जाए बहुपद की घात कितनी है तो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ बहुपद की घात 2 है, यहाँ बहुपद की घात 2 है, यहाँ बहुपद घात 1 होगी क्योंकि इसमें केवल एक ही चर की घात है। यहाँ भी बहुपद घात 1 है इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहा गया है बच्चों। तो ये द्विपदी है। रैखिक बहुपद यानी एक पद का है, एक घात का और द्विपदी। ये भी एक घात का द्विपदी है, ये भी एक घात का द्विपदी है। तो ये आपका रैखिक बहुपद इसीलिए कहे गए कि यहाँ पर एक घात है, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। और पद की बात की जाए पद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है और इसमें एक पद ही है। ठीक है, यहाँ पर पद की बात की जाए तो इसमें त्रिपदी बहुपद है, यानी पद पूछे जाए तो उसकी संख्या हम गिनेंगे। बहुपद में 3 पद है त्रिपदी कहलाएगा, 2 पद है द्विपदी कहलाएगा, एक पद है एक पदी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद 4 पदी है, 4 पदी कहलाएगा। जैसे आपका लिखा में 3x घात 3 + 5x² + 7x - 2, इसमें आपके 4 पद है तो 4 पदी बहुपद कहलाएगा। घात पूछी जाए तो घात अधिकतम 3 है इसलिए त्रिघाती बहुपद होगा। त्रिघाती है, त्रिघाती होगा तथा 4 पदी होगा। अच्छा एक चीज और देखें दोस्तों, इसमें कभी कभी पूछता है गुणांक पूछता है। गुणांक पूछता है जैसे हम कहें आपसे इस बहुपद में x³ का गुणांक कितना है तो x घात 3 का गुणांक। तो गुणांक का मतलब उस घात उसके आगे कितनी संख्या की वही उसकी गुणांक कहलाती है। जैसे x घात 3 का गुणांक 3 हुआ, x² का गुणांक 5 हुआ, x का गुणांक 7 हुआ, अचर पद हो गया। ठीक है, किसी बहुपद में आपको पूछा जाए उसके गुणांक क्या है तो जैसे ये बहुपद है तो इसमें गुणांक आपका x का गुणांक 5 है, x² का गुणांक 2 है, इसमें अचर पद 7 है, इसमें x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक 5 है, अचर पद 6 है। तो हम आशा करते हैं बच्चों आप बहुपद के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। इसके बाद आते हैं समीकरण के बारे में। समीकरण को भी समझ लें। एक बात और बताएंगे कि बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्य या मूल होते हैं। शून्य और मूल एक ही बात होती है। वैल्यू कह सकते हैं, मान कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं। शून्य मूल एक ही बात होती है। जितनी घात का कोई बहुपद होता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। 3 घात का बहुपद है 3 शून्य होंगे अर्थात 3 मान होंगे। 4 घात का बहुपद है उसके 4 मान होंगे, 4 शून्य कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण की भी परिभाषा इसी प्रकार से दी जाती है। समीकरण में हम कह सकते हैं कि देखते हैं समीकरण के बारे में। तो समीकरण आपका जैसे है ये समीकरण है तो समीकरण में आप क्या करेंगे, रैखिक समीकरण वही परिभाषा है। रैखिक समीकरण समीकरण होता क्या है, हाँ तो समीकरण की बात कर रहे थे। तो समीकरण रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें एक घात हो रैखिक समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण जिसमें 2 घात हो तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसमें अधिकतम 2 घात हो द्विघात समीकरण होगा, जिसमें अधिकतम 3 घात हो तो त्रिघात समीकरण होगा। त्रिघात समीकरण हम एग्जाम्पल देते हैं। रैखिक समीकरण आपका लिखे में 2x + 5 = 0 लिखा है तो हमने देखा है कि यहाँ पर बराबर में 0 आ गया तो इसमें दोनों साइड है, दो पक्ष है, लेफ्ट और राइट,
दो पक्ष हो गए, इसलिए समीकरण कहा जाएगा। अगर हम जीरो हटा दें तो ये बहुपद हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया, अब ये समीकरण होगा क्योंकि इसमें दो पक्ष है। परिभाषा में मैंने लिखाया था कि बहुपद में केवल एक ही पक्ष होता है और इसका उल्टा समीकरण में दो पक्ष होते हैं। तो यहाँ पे समीकरण में दो पक्ष हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर द्विघात समीकरण लेते हैं 2x² + 7x - 5 बराबर 0 लिख सकते हैं या कोई संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दो पक्ष है इसलिए आपका द्विघात समीकरण हो गया। हमने 3x³ - 7x + 2 लिखा है बराबर 0 कर दिया। तो यहाँ पर भी आपका त्रिघात समीकरण हो गया। अधिकतम तीन घात है तो यहाँ पे अधिकतम तीन घात है, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम दो घात है, दो घात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम एक घात है, एक घात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण में ध्यान रखें, जब दोनों पक्ष होते तो समीकरण कहलाता है, एक पक्ष हो तो आपका बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात आती है मूल की, शून्य की। तो शून्य का मतलब समीकरण में जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्य होते हैं। जैसे ये त्रिघात समीकरण, इसकी अधिकतम घात 3 है तो इसके 3 मूल होंगे या 3 शून्य होंगे। ये द्विघात समीकरण है, इसमें अधिकतम घात 2 है इसलिए इसके 2 शून्य होंगे। यहाँ पे एक घातीय समीकरण इसलिए इसका 1 शून्य होगा। ठीक है, तो बच्चों शून्य के बारे में कुछ सूत्र हम समझते हैं। तो यदि मान लें कोई द्विघात समीकरण आपका ax² + bx + c बराबर 0 है तो समीकरण के दो मूल हो जाएंगे। समीकरण के दो मूल अल्फा कामा बीटा है, ये हमने माना है। ठीक है, मान लिया है, यहां लिखे गए माना समीकरण के दो मूल अल्फा बीटा है। तब मूलों का योग, मूल भी लिख सकते हैं या शून्य भी कह सकते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा मूल है उनका योगफल होगा -b/a। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने लिखा -x का गुणांक, तो माइनस चिन्ह लगेगा और हम देखते हैं समीकरण में x का गुणांक क्या है, तो माइनस चिन्ह लगाया और x का गुणांक हम ढूंढते तो x का गुणांक आपका b है, इसलिए हम लिखेंगे -x का गुणांक b लिखेंगे। और फिर x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक a है तो यहाँ पर हम a कर देंगे। अतः हमारा सूत्र बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसके बाद मूलों का गुणन आता है, मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। तो बच्चों अचर पद हमारा समीकरण में क्या है, अचर पद हमारा c है जिसमें कोई चर ना हो तो c है और बटे x² का गुणांक a है तो इसका सूत्र हो जाए c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, ये तो द्विघात समीकरण की बात हुई। द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल -b/a होता है और मूलों का गुणनफल c/a होता है। ठीक है बच्चों, अब हम त्रिघात समीकरण में आते हैं। तो त्रिघात समीकरण कैसा होता है, हाँ तो बच्चों हम त्रिघात समीकरण लेते हैं। यदि कोई समीकरण 3 घात का हो तो यदि कोई त्रिघात समीकरण ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 है, तब समीकरण के कितने मूल हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतम घात इसकी 3 है तो तब समीकरण के 3 मूल होंगे। तब समीकरण के 3 मूल माना अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। ठीक है बच्चों, तो अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। तब हमारे पास सूत्र क्या होंगे, तब तीनों मूलों का योग सूत्र होगा, तीनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। मतलब क्या लिखेंगे, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक, ये भाषा रूप में है तो हमने क्या किया, माइनस चिन्ह लगाया, x² का गुणांक आपका b लिखा तो b लिख दिया, x³ का गुणांक आपका a है तो a लिख दिया। तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। फिर आता है दो मूलों का गुणन,
गुणन, इसमें क्या होगा, इसमें दो दो मूलों का गुणन लिया जाएगा, तो आप लिखेंगे अल्फा बीटा पहला दूसरा मूल प्लस बीटा गामा दूसरा तीसरा मूल प्लस गामा अल्फा तीसरा पहला मूल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपान ए, अर्थात सी का मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स की का गुणांक, क्या होगा एक्स का गुणांक बटे एक्स की का गुणांक। ये हिंदी भाषा में है, लेकिन इसको अगर वैसे लिखेंगे तो आपका सी अपान अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। सी का मतलब सी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स की का गुणांक है, तो हम इसको सूत्र रूप में लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। ठीक है बच्चों, एक और आता है तीनों मूलों का गुणन, तो तीनों मूलों का गुणन होता है, तीनों मूलों का गुणन इसमें होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है अचर पद, अर्थात अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो बच्चों आपका बटे में समय ए ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे डी अपान ए ये तीसरा फार्मूला हमारा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। डी का मतलब अचर पद आपका ये रहा, और एक्स की का गुणांक आपका ये है, ठीक है। तो ये तीन सूत्र में मुझे तीनों मूलों का योग माइनस डी अपान ए होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी अपान ए, फिर अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा, मतलब दो दो मूलों का गुणन, दो मूलों का गुणन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए, और तीनों मूलों का गुणन होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। ठीक है बच्चों, तो ये हमें सूत्र मिल गए। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कैसे सवाल लगाते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। तो देखते हैं बच्चों, अब आते हैं बच्चों, अगर हमें मूल पहले से ही पता हो और समीकरण ज्ञात करना हो तब हम क्या करते हैं, नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखते हैं कि यदि समीकरण के मूल ज्ञात हो, समीकरण के मूल ज्ञात हो तो समीकरण कैसे ज्ञात करें, समीकरण ज्ञात करना। जैसे बच्चों माना मूल अल्फा कामा बीटा हमें ज्ञात है, तब समीकरण क्या हुआ, समीकरण हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणन, ठीक है बच्चों। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गुणन ऐसे इससे बराबर जीरो करेंगे, समीकरण लिख रहे हैं इसलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुण अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अगर ये समीकरण है तो समीकरण में बराबर जीरो लगाएंगे, अगर बहुपद की बात की जाए तो बहुपद की बात में आप जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर होता है, सूत्र वही होते हैं। अगर समीकरण की बात करेगा तो बराबर में जीरो लिख देंगे, अगर बहुपद की बात करें तो जीरो नहीं लिखे, तो आपका केवल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ सवाल लगाते हैं इसके, तो देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन एक है हमारा, इससे लिखा है यदि बहुपद, ये बहुपद कहाँ से निकल, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद करें, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यानी मूलों का योगफल पूछा है, तो आप जानते हैं यहाँ पर इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक भी 1 मान लेंगे, जिसका गुणांक कुछ नहीं उसका गुणांक 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहेंगे, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे, अचर पद सी होगा। तो ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है, ठीक है बच्चों। यानी इनसे उसके गुणांकों को तुलना कर लेते हैं समीकरण से। तो हमारा ये बहुपद है तो बहुपद से करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होगा, एक्स का गुणांक 1 होगा, अचर पद सी होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग का सूत्र हम कहेंगे, योग का सूत्र लगाएंगे, इसमें मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए
अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान आपका 1 है, ठीक है, और बटे ए का मान कितना है, ए का मान भी 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, एक्स का गुणांक बी होगा, अचर पर सी होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से है, इसको देखते हैं। कहा गया है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा है, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको पता है यहाँ पे गुणांक पूछने तो 1 मान लेंगे, ठीक है। एक्स यहाँ पर आपका ए का मान कितना है, ए बराबर 1 है। एक्स स्क्वायर का जो संख्या होती है वो ए का मान होती है, एक्स के साथ जो संख्या होगी वो बी का मान होती है, बी बराबर 1 हो गया। अचर पद हमारा सी हो गया, तो हम लिखेंगे अतः, पहले इसको सॉल्व करेंगे 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, लघुत्तम लेंगे, अल्फा बीटा दोनों लघुत्तम हो जाएंगे, तो अल्फा से अल्फा क्रॉस होगा, बीटा एकम बीटा आ जाएगा, और प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फा एकम अल्फा आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, इसको क्रम से लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। आप जानते हैं ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणन है, और मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, जबकि मूलों का गुणनफल आपका सी अपान ए होता है। चाहे तो ए से ए का क्रॉस कर सकते हैं, तो माइनस बी बटा सी हो जाएगा। अब मान सकते हैं बराबर में माइनस बी का मान 1 है और सी का मान भी सी का मान कितना है, तो सी का मान 1 है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो सी का मान 1 है, अतः इसका मान -1 आ जाएगा, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर -1, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक सवाल और है, हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग बताओ, मूलों का योग तथा मूलों का गुणन, मूलों का गुणन ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आपका ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको ए कहेंगे, एक्स के गुणांक को बी कहेंगे, अचर पर सी कहेंगे। तो मूलों का योगफल माना मूल अल्फा बीटा है, माना मूल अल्फा कामा बीटा है, तब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -7 है, तो -7 बटे ए का मान कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये सूत्र वाला माइनस है, ये माइनस आपका गुणांक दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूलों का गुणन निकालते हैं, तो मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए सूत्र होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है, सी का मान 5 है, और ए का मान कितना है, 2 है, अतः मूलों का गुणन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपको लगाते हैं, और अगर हमें मूल पहले से ही ज्ञात हो तो हम उनका योगफल गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। कि जैसे अगर क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल लिखा है कि यदि किसी समीकरण के मूल 5, 2 है, तो समीकरण ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पर हमें मूल पहले से ही पता है और समीकरण के मूल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे क्या करेंगे, माना मूल अल्फा बराबर 5 है और बीटा बराबर 2 है, आपको दिए गए हैं। तब समीकरण क्या हुआ, तब समीकरण आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, इंटू में एक्स होता है, प्लस मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा होता है। अगर बहुपद पूछा जाए तो हम 0 नहीं लगाएंगे, और अगर बहुपद पूछा जाए तो हम समीकरण बना देंगे। तो आपका अगर आपसे कहा जाए बहुपद ज्ञात करो तो इतना ही छोड़ेंगे, बराबर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर समीकरण पूछा जाता है तो हम बराबर 0 लगा देंगे।
अब एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा और बीटा का मान रखें, एल्फा का मान 5 है, ठीक है, और प्लस बीटा का मान 2 है, इंटू में एक्स है, प्लस एल्फा का मान 5 है, बीटा का मान 2 है, गुणा हो जाएगा बराबर 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 7 इंटू एक्स प्लस 5 दूना 10, अतः हमें समीकरण मिल गया। कहने का मतलब है अगर हमें मूल पहले से ही पता है तो इस फार्मूले के प्रयोग से हम समीकरण या बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समीकरण पूछा जाए तो हम बराबर 0 रखेंगे आगे, अगर समीकरण एक बहुपद पूछा जाए तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पे ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं इस चैप्टर नंबर 2 में। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है कई। अब हम आगे जो भी क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन और लगवाएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखें और समझें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।